हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जिसमें काफी मिक्सचर होने वाला है। किस चीज का मिक्सचर होने वाला है? एमसीक्यू क्वेश्चंस का, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स along with assertion reason based questions। तो चलिए जल्दी जल्दी से आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। और बच्चों, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। कंफ्यूजन रहती है ना, कि एग्रीकल्चर चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, क्या पूछ सकते हैं। तो आज करवाऊंगी वो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चालू करते हैं आज के इस सेशन को। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग क्वेश्चंस के साथ साथ जो अपने आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाए, लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है। यहां पर मैं सवाल पूछ रही हूँ, वहां आप जवाब देते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में झुमिंग अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवाड़ और दहिया इन विच स्टेट। बच्चों, झुमिंग सभी को पता है कि एक प्रिमिटिव फॉर्म है एग्रीकल्चर का, एक बहुत पुराना फॉर्म है एग्रीकल्चर का, कल्टिवेशन का, और इसको बेवाड़ और दहिया के नाम से भी जाना जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। ऑप्शंस हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डेफिनेटली मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश पे हम ताला लगाएंगे। आई होप कि सभी ने सही आंसर दिया होगा। सिंपल सी बात है यार, झूमिंग इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोला जाता है, बेवाड़ दहिया इसको एमपी में बोला जाता है। वैसे व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रिमिटिव फार्मिंग का फॉर्म, जिसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, है ना। प्रिमिटिव फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो इन अलग अलग नाम से हम इस पर्टिकुलर फार्मिंग टाइप को जानते हैं, जहां पर हम लोग पुराने टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, फैमिली लेबर का यूज करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, नेचुरल क्लाइमेट पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने क्रॉप्स को उगने के लिए, ठीक है। तो पुराने तौर तरीकों का इस्तेमाल करके, पुराने मेथड्स का इस्तेमाल करके जब फार्मिंग करते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग, इसको जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और फिर एरिया वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज भी इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन स्टेट्स लाइक आसाम डैश एंड ओडिशा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो। बच्चों, चावल के 3 अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को एक साल में उगाया जाता है, ओस, अमन, बोरो। कहां पर? आसाम और ओडिशा तो बता दिया कि आसाम और ओडिशा के अंदर तो ये होता है, लेकिन तीसरा स्टेट कौन सा है? यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब या हरियाणा। तो आई होप कि सभी लोगों ने अपना जवाब दे दिया है अभी तक। मैं भी आंसर बता देती हूँ, थोड़ा सा कोल्ड है मैम को, ठीक है, तो मैं भी आंसर बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। तो खुद ही देखो ना यार, आसाम और ओडिशा कौन से साइड पे है, उसी साइड पे ही वेस्ट बंगाल। तो वहां पर चावल के साल में 3 क्रॉपों को बोल रही हूँ उगाया जाता है, 3 क्रॉप्स को उगाया जाता है, विच इज ओस, अमन एंड बोरो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। The Arabica variety of coffee was initially brought to India from which of the following countries? बच्चों, जो कॉफी की अराबिका वेराइटी है उसको जो है हमारे देश में लाया गया था, लेकिन कौन से देश से लाया गया था, कौन से देश से इसको लेकर आया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर? येमेन, वियतनाम, जापान या फिर कोरिया। तो यहाँ पे हमें आंसर देना है, क्या है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन अराबिका वेराइटी ऑफ कॉफी का? तो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली येमेन, यस करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। बच्चों, पल्सेस यानी कि दालें, दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है? ब्राजील, यूएसए, चाइना या फिर इंडिया। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको करना है सिलेक्ट। फटाफट से बताइए क्या है सही जवाब। आप लोग कमेंट्स में लिखते रहिए, मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगी। सो द करेक्ट आंसर इज, हमें 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए बताने के लिए कि द करेक्ट आंसर इज आवर ओन कंट्री इंडिया। एंड व्हाई इज इट सो? इंडिया करेक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जहां पे जो वेजिटेरियंस है उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, और वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कैसे आप खाओगे?
अंडा वंडा तो नहीं खा सकते, तो कैसे खाओगे प्रोटीन? सो इट इज थ्रू द पल्सेस, ठीक है। तो दैट इज वाई दालें वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज्यादा खाई जाती है, और दैट इज वाई इंडिया के अंदर दालों की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होती है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन। कॉफी कल्टीवेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द डैश। बच्चों हम सभी को पता है, चलो अराबिका वेराइटी यमन से लाई गई थी, बट उसी के साथ साथ बात की जा रही है कि सबसे पहले कॉफी की खेती या कॉफी की कल्टीवेशन कहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी? हिमालयाज में, अरावली हिल्स में, गारो हिल्स में, या बाबा बुदान हिल्स में? विच वॉज द पर्टिकुलर एरिया वेयर द कॉफी कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? जल्दी जल्दी से बताइए द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है? All right, so the correct answer is definitely our option D, बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स के अंदर सबसे पहले कॉफी की कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय डैश इज आल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। बच्चों भूदान ग्रामदान का मूवमेंट जो है किसके द्वारा शुरू करा गया था, और इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है? सो ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल। जल्दी जल्दी से आंसर अपना लॉक कर दीजिए, मैं आपको बस 5 सेकंड के अंदर आंसर बता रही हूँ। 5 4 1। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे जो थे, इनको महात्मा गांधी का स्पिरिचुअल हायर बोला जाता था, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी थी गांधी जी की उसको फैला रहे थे और लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो ये अपना भाषण वगैरह दे रहे थे बच्चों एक जगह पर, जहां पर फिर फार्मर्स की डिमांड आती है कि हमको जमीनें चाहिए। तो कोई उठकर जो है एक लैंडलॉर्ड होते हैं जो कि अपनी बहुत सारी जमीनों का दान कर देते हैं, तो भूदान, जमीनों का दान कर दिया जाता है। फिर एक और व्यक्ति होते हैं जो ग्राम दान कर देते हैं, गांव का दान कर देते हैं। तो भूदान ग्रामदान इसी तरीके से होता है, जमीनों का दान, गांव का दान, ठीक है। और इसको इनिशिएट किया गया था विनोबा भावे द्वारा। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। ऑल्दो एक क्रांति आई है ना, बहुत से लोगों को जमीनें मिली, गांव वगैरह मिले, बट ये क्रांति आने से किसी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का खून हो रहा है या कोई मर रहा है उस चीज में, तो वो सब चीजें नहीं हुई। तो दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसको फूड और फॉडर दोनों के लिए इस्तेमाल करा जाता है? फूड और फॉडर का मतलब है खाने के लिए भी और चारा चरवाने के लिए भी। ज्वार, मेज, बाजरा या व्हीट? बताइए। बहुत ही सिंपल है बच्चों, वेरी वेरी सिंपल इट इज। यस, सो द करेक्ट आंसर हियर इज मेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं 8th क्वेश्चन। Which of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? इनमें से कौन सा एक सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है जहां पे एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया पे ग्रो करा जाता है? मतलब पूरा एक फील्ड है और उस फील्ड में एक ही क्रॉप है जिसकी खेती कर दी गई है। तो उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर? ये बताना है। क्या है करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चाय की, कॉफी की प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन, है ना। तो एक ही क्रॉप को बहुत बड़े बड़े खेत में उगा देते हो, सिंगल क्रॉप को, तो दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फेमस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर कौन से टाइप का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फेमस है? कमर्शियल, इंटेंसिव, झूमिंग या फिर कमर्शियल सबसिस्टेंस? एक टर्म पढ़ के तो मुझे हंसी सी आ गई बच्चों, तो तुम बताओ सबसे पहले कौन सा एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर फेमस है? सो देन आई विल गिव यू द आंसर। ए बी सी डी में से फटाफट से बताइए। द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन सी, झूमिंग। झूमिंग सभी को पता है, झूमिंग जो है हमारे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को बोला जाता है।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को झूमिंग के नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी फेमस। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है इफ राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब इन विच स्टेट इज इट अ सबसिस्टेंस क्रॉप। बच्चों बोला जा रहा है कि चावल की खेती हरियाणा और पंजाब में तो कमर्शियल क्रॉप की तरह होती है, कमर्शियल पर्पस के लिए होती है कि बाद में चावल को बेचकर पैसा कमाना है, लेकिन वहीं पर चावल जो है वो एक तरीके से किसी स्टेट के अंदर सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह भी उगाया जाता है। सबसिस्टेंस का मतलब है लोग अपने जीवन यापन के लिए उसको उगाते हैं, कंज्यूम करने के लिए उसको उगाते हैं। तो कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट होगा या है जहां पर सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह चावल की खेती करी जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर राजस्थान, इनमें से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ भी रखा है कि डिग्री जो है कमर्शियलाइजेशन की वो वेरी करती है, कहीं पे जो है चावल एक कमर्शियल क्रॉप है, कहीं पे चावल एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। बहुत से लोग ओडिशा के अंदर चावल को कंज्यूम करते हैं बच्चों, उसको जो है सबसिस्टेंस पर्पसेस के लिए उगाते हैं, बट हरियाणा पंजाब के अंदर ज्यादातर उसको कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। चलो नेक्स्ट, ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द असर्शन रीजन क्वेश्चंस। यहाँ पे सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द असर्शन सेइंग? असर्शन बोल रही है कि पल्सेस आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। पल्सेस जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले तो असर्शन रीजन के अंदर हमें यही पता लगाना होता है कि क्या ये ट्रू है या क्या ये फॉल्स है। तो पल्सेस आर डेफिनेटली लेग्यूमिनस क्रॉप्स। रीजन क्या होता है पल्सेस के लेग्यूमिनस क्रॉप्स होने का? क्योंकि पल्सेस जो है सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर करते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो दिस इज आल्सो ट्रू। तो यही रीजन होता है एक्चुअली, ठीक है, कि पल्सेस को हम लोग लेग्यूमिनस क्रॉप्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज जहां पर भी आप पल्सेस की खेती करते हो बच्चों, पल्सेस की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल में, जिससे कि वो सॉइल जो होता है वो और ज्यादा फर्टाइल बन जाता है। दैट इज वाई पल्सेस को ना हमेशा दूसरे क्रॉप्स के साथ रोटेशन में उगाया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। सो यहां पर हम आंसर लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू and also R is the correct explanation of A। R जो है A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि टी जो है, टी कल्टीवेशन, चाय की खेती इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी लेबर लगती है चाय की खेती करने के लिए, जो कि बात बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आपने देखा होगा चाय की प्लांटेशंस होती है, वहां पे मैनुअल लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। जो है लोगों को पत्तियां देखनी होती हैं, कौन कौन सी ढंग से उग रही है कि नहीं, उनको कलेक्ट करना होता है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि कल्टिवेशन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। टी बुशेस को वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है, तो ये बात भी सही है, ये भी ट्रू है। पर बात ये है कि लेबर इंटेंसिव होने का इससे क्या रिश्ता है कि ठीक है टी की खेती के लिए आपको वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, बट उससे ये क्या मतलब है कि लेबर की जरूरत होगी, है ना? मतलब दोज टू थिंग्स डू नॉट जस्टिफाई ईच अदर। तो यहां पर हम वही लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू but R is not the correct explanation of A। R जो है A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों सही तो है बट R जो है A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं। ओके, यहां सबसे पहले लिखा है कि पल्सेस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। क्या बात कर दी, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए इन्होंने। तो बोल रहे हैं कि पल्सेस यानी कि दालों को एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट में नहीं माना जाता, तो किसमें? नॉन वेजिटेरियन डाइट में माना जाता है। क्या बात कर दी यार, बिल्कुल फॉल्स है ये। डेफिनेटली बच्चों पल्सेस को एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है वेजिटेरियन डाइट में, नॉन वेजिटेरियन में नहीं। और नीचे लिखा है कि राइस इज अ राबी क्रॉप, और राइस को बहुत बारिश चाहिए होती है। देखो बारिश तो बहुत चाहिए होती है उगने के लिए, चावल को पानी बहुत चाहिए होता है, बट चावल एक राबी क्रॉप नहीं है। ये कब हुआ?
खारिफ क्रॉप है, तो ये भी फॉल्स है बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, in the 1980s and the 1990s, a comprehensive land development program was initiated which included both institutional and technological reforms. बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही, ट्रू। ओके, नीचे लिखा है बच्चों की ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, तो ये भी ट्रू है। बट क्या रिश्ता है इन दोनों का? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे वही बात होगी कि बोथ एन आर आर ट्रू कि 90s 80s और 90s में एक बहुत अच्छा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था जिसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लाए गए थे कि इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से रिफॉर्म करना है। टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया था ताकि एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर में कुछ इंप्रूवमेंट आ सके, उसमें जो है बेहतरी आ सके, उसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। वहीं पे नीचे लिख रखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है ना। सीड्स वगैरह आते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, उसके साथ आपको फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है ज्यादा यील्ड को ऑब्टेन करने के लिए। सो बोथ आर करेक्ट है, और बट वही बात है कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस की हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है, आधे क्वेश्चंस पर आ गए हैं। सबसे पहले लिखा है कॉटन के नॉट बी ग्रोन इन असम, असम में कॉटन नहीं उगा सकते, नहीं उगा सकते, सही में नहीं उगा सकते, तो ये ट्रू बात है यार, इसमें कोई गलत नहीं है। क्रॉप नीड्स ब्राइट सनशाइन एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज फॉर इट्स ग्रोथ, तो ये भी ट्रू है। ट्रू तो ये भी है कि इसको जो है कॉटन के क्रॉप को उगने के लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, बहुत तेज धूप चाहिए होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। सबसे अच्छा कहाँ उगता है कॉटन क्रॉप, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे इसका आंसर कमेंट्स में चाहिए, मैं नहीं बता रही कि कॉटन क्रॉप के लिए आइडियल टाइप ऑफ सॉइल कौन सा है, कौन से सॉइल में कॉटन क्रॉप जो है बढ़िया तरीके से उगता है, विच इज आइडियल फॉर कॉटन क्रॉप। ठीक है, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। तो यहां पर तो आंसर हमको मिल ही गया है कि जैसे हमने यहां पर भी लिखा था, तो यहां पर भी लिख देंगे यार कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कतई ही नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या है यहां पर देखते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चों यहाँ पे असर्शन में बोला जा रहा है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के में जब आप प्रिमिटिव तरीके से, पुराने तरीके से फार्मिंग करते हो, पुराने टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज करके, नेचुरल फर्टिलिटी, क्लाइमेट पर डिपेंडेंट रहकर, फैमिली लेबर का इस्तेमाल करके, तो वहां पे ज्यादा लैंड प्रोडक्टिविटी, ज्यादा जो है क्रॉप्स आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते, लैंड प्रोडक्टिविटी कम रहती है। तो विच इज डेफिनेटली ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है कि लैंड प्रोडक्टिविटी कम रहती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड। बोला जा रहा है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, बहुत सारी लेबर इस्तेमाल करी जाती है, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन भी यूज करा जाता है। फॉल्स। यार एक बात बताओ, अगर ज्यादा लेबर, ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स और अच्छी इरिगेशन यूज कर ही ली जाती तो फिर ना तो वो प्रिमिटिव होती और वहां पर फिर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही काउंटर कर रहा है। तो ये वाला ना इंटेंसिव सबसिस्टेंस में होता है, प्रिमिटिव में नहीं होता, और यहाँ पर सिर्फ एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
ठीक है, ए ट्रू है और आर जो है बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन आ गया है। 17th क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इज नॉट एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ऐसे बोल दिया इन्होंने। ये सबसे पहले तो बच्चों अगर हम सबसे पहले की बात करें ना, अगर बहुत पुराने टाइम में भी चले जाएं, हिस्टोरिकली देखें, सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही एग्रीकल्चर थी। लोग जिसके थ्रू पैसा कमाना लोगों ने चालू करा था, तो दैट वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। नीचे लिखा है कि फार्मिंग जो है सब्सिस्टेंस से लेके कमर्शियल टाइप तक वेरी करती है, कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हो सकती है, कमर्शियल फार्मिंग भी हो सकती है, तो इट वेरीज। तो दिस इज ट्रू। अब यहाँ पर उल्टा हिसाब हो गया है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, है ना। चलिए 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है 18th क्वेश्चन, देखते हैं। So we have a multiple choice question again. Arabica variety of coffee was initially brought to India from which of the following countries? Arabica variety को कौन सी कंट्री, अभी पढ़ा था यार, फिर से वही रिपीट हो गया, येमेन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आइए। क्या लिखा है, which of the following crops are grown with the onset of monsoon are harvested in the month of September and October? जब मॉनसून यानी कि बारिशें आती हैं बच्चों, तो इस क्रॉप की खेती करी जाती है और फिर जो है इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पर। ये कौन से क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर कौन से क्रॉपिंग सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं? सो वी ऑल नो कि दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट, द खारिफ सीजन। खारिफ सीजन के क्रॉप्स को ही मॉनसून के टाइम पे बोया जाता है, और जब तक सितंबर अक्टूबर का महीना आता है तो इनकी फसल पक जाती है, फिर जो है इनको हार्वेस्ट किया जाता है। आई होप ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न क्या है देखते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन। पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, चावल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप में सबसे पहले तो आता ही है, और चावल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि राइस की खेती के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हमको जरूरी है, तभी चावल की खेती हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज गांठ बांध लीजिए, याद रखिएगा कि चावल जो है एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है, हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, ज्यादा तापमान इसको चाहिए होता है 25 डिग्री से ऊपर, और हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, एनुअल रेनफॉल ओवर 100 सेंटीमीटर चाहिए होती है। अगर किसी जगह पर ज्यादा बरसात नहीं है तो आप इरिगेशन की मदद लेकर भी जो है क्रॉप को ज्यादा पानी प्रोवाइड कर भी इसको उगा सकते हो। Rice is grown in the plains of northeastern India, coastal areas and the deltaic regions. उसी के साथ यहाँ नीचे लिखा है development of a dense network of canal irrigation tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan. तो यार इन सभी जगहों में चावल मतलब इतना पानी नहीं है, बट यहाँ पर फिर भी आप कैनाल इरिगेशन या ट्यूबवेल इरिगेशन के थ्रू ज्यादा पानी अपने खेतों में प्रोवाइड करके चावल को उगा पा रहे हो। और लोग यहाँ पे चावल उगाते क्यों हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए, क्योंकि बच्चों इन सभी स्टेट्स में चावल जो है, जो राइस है, वो एक कमर्शियल क्रॉप की तरह देखा जाता है। उसको बेचकर ये लोग पैसा ही कमाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तभी ये लोग चावल की खेती करते हैं, इवन इन द एरियाज विच हैव लेस रेनफॉल। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो डेल्टाइक रीजन हैं, जहाँ डेल्टाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नदर्न प्लेन्स जो है, यहाँ पे चावल की खेती होती है। तो यार वैसे तो यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशंस पूछी थी। ज्योग्राफिकल कंडीशंस का मतलब था कि क्लाइमेट की बात करी गई थी कि किस क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है चावल को उगने के लिए। तो आई थिंक वो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बेसिकली आप जगहें भी लिख सकते हो, बट हाँ वो बात यहीं पे खत्म हो जाती है इन 3 पॉइंटर्स में। दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट, लाइक इफ यू हैव, अगर ज्यादा नंबर का पूछ लिया जाए तो लिख भी सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 21st क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 21st क्वेश्चन, देखिए इसको पढ़िए। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बच्चों बोला जा रहा है कि जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, उसने क्या कदम उठाया था, क्या इनिशिएटिव लिया था ताकि हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, खेती बाड़ी में और भी ज्यादा प्रोडक्शन देख सकें। So Government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 60s and 70s. The Green Revolution, which was based on the use of package technology, and the White Revolution, which was the Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve a lot of Indian agriculture, but this too led to the concentration of development in a few selected areas.
तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमारी सरकार डेफिनेटली एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, खेती बाड़ी में जो है बदलाव लेकर आती है, इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करती है 1960s और 70s में। और दो यहाँ पर चीजें वो लेकर आती है, एक था ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा था व्हाइट रेवोल्यूशन। बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, उसको इसलिए लाया गया था ताकि हम लोग अपनी डेयरी प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इन सब चीजों को इंक्रीज कर सके। वहीं पे बच्चों जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। इट वाज, जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली आपकी हरित क्रांति जिसको आप बोलते हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आई थी। बात करती थी यूज ऑफ HBY, लिख दिया HYV की जगह, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात करती थी। तो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, इनका ये मतलब था कि जैसे पहले आपके क्रॉप पे थोड़ी ग्रेन्स आती थी, बट अगर आप इन सीड्स के थ्रू क्रॉप करो, अपना क्रॉप उगाओगे, खेती करोगे, तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रेन्स जो हैं उस क्रॉप पे आने लगेंगी, और अल्टीमेटली चाहे एरिया उतना ही हो, उस एरिया में भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। बट बात ये थी बच्चों की इन HYV सीड्स के इस्तेमाल के लिए आपको चाहिए थे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और सारा तामझाम, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। इन सब की मदद से ही आप HYV सीड्स की खेती कर पाओगे। तो आपको साथ में और भी सपोर्टिंग एक्टर चाहिए, मतलब फर्टिलाइजर भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, इंसेक्टिसाइड, सारी चीजें चाहिए, तब जाके ढंग से प्रोडक्शन हो पाएगी। अब यार हर कोई इतना अमीर तो है नहीं कि हर कोई इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके और ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद अपनी खेती को इंप्रूव कर सके। तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो काफी लिमिटेड रहा था। कुछ ही एरियाज में जो फार्मर्स काफी ज्यादा अमीर थे, वही इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए, वही इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए और वही अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। दैट इज वाई इधर लिखा हुआ है कि इसका जो डेवलपमेंट है ना, वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड था इन अ फ्यू सिलेक्टेड एरियाज। कुछ ही एरियाज में जो है डेवलपमेंट देखने को मिला हमें, जहां पे कुछ प्रॉस्पेरस फार्मर्स रहते थे, अमीर किसान रहते थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वगैरह में। बाकी एरियाज में इसका प्रभाव उतना देखने को नहीं मिला, बिकॉज ये महंगी टेक्नोलॉजी थी, नॉट एवरीवन कुड हैव अफोर्डेड। नाउ नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द 22nd क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बेसिकली सॉरी, दिस इज नॉट द 22nd क्वेश्चन, दिस इज द 21st क्वेश्चन ओनली, कंटिन्यूएशन है उसका। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो पहले तो आपको ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में लिखवा दिया गया है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं 80s और 90s में, उसी का ही कंटिन्यूएशन है। 80s और 90s के अंदर गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आते हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो याद रखिएगा 60s 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसका जो हम बोल सकते हैं जो प्रभाव आया था कुछ ही एरियाज तक रहा सीमित। लेकिन उसके बाद 80s और 90s के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स, बदलाव को इंट्रोड्यूस करा जाता है, जैसे कि ये सारे। सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जाती है अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीज। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जब आप खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, तो उसमें काफी रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि कल को हमारी फसल हमने उगा तो दी है, बट सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई या आग लग गई या कोई डिसीज लग गया क्रॉप्स को, तो उससे जो है फसल पूरी खराब हो सकती है। तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज के अगेंस्ट जो है फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाने लगी कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए कि आपको अगर नुकसान हो तो इतना भारी ना हो, उसका कुछ पैसा आप वसूल सको। साथ ही में ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक्स को बनाया गया ताकि फार्मर्स को कम ब्याज पर लोन मिल सके। बहुत से फार्मर्स को बच्चों लोन चाहिए होता है चीजों को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, खेती करने के लिए। सो वो हमेशा फार्मर्स जो है डिपेंडेंट रहते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर, जैसे मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स पर। और वो लोग जो है फार्मर से काफी ज्यादा ब्याज मांगते हैं लोन के ऊपर, जो कि फार्मर दे नहीं पाता। अब फार्मर ब्याज दे या पैसा कमाए या क्या करे बेचारा, ठीक है। तो इस वजह से ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स, इन सब चीजों को बनाया गया ताकि जो लोन फैसिलिटीज है वो फार्मर्स को काफी कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड की जा सके, कम ब्याज पर फार्मर को लोन दिया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें करी गई ताकि कॉस्ट टू द फार्मर इज लेस। कॉस्ट टू द बोरोअर कम हो जाए, इस वजह से ये चीज करी गई। साथ ही में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटीज, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जैसी फैसिलिटीज, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देना, ठीक है, ये सब चीजें। साथ ही में स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, ताकि फार्मर्स को एक आइडिया रहे कि भाई
रेडियो पे, टेलीविजन पे कि कैसे जो है हालात रहने वाले, कैसा मौसम रहने वाला है, खेती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर। साथ ही में बच्चों हम लोग देखते हैं एमएसपी को भी इंट्रोड्यूस करा गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि फार्मर्स को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा फॉर देयर क्रॉप्स, पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि इस रेट पर सरकार आपसे आपका क्रॉप खरीदेगी, ताकि फार्मर्स को एक श्योरिटी रहे कि एटलीस्ट हमें ये दाम तो मिल ही रहा है अपने क्रॉप्स का, है ना, इस दाम पे तो हम बेच ही पाएंगे। तो वो एक एमएसपी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए, कुछ टेक्निकल कुछ इंस्टीट्यूशनल, जिससे कि फार्मर्स को हेल्प मिल सके। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस। तो बच्चों यहाँ पर आप राइस या व्हीट किसी के बारे में भी लिख सकते हो, दोनों ही स्टेपल क्रॉप्स हैं। व्हीट जो है थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया में रहता है, राइस जो है थोड़ा ईस्टर्न साइड पे एक स्टेपल क्रॉप रहता है जो लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे राइस के बारे में लिखा है, राइस एक बहुत मेजर स्टेपल क्रॉप है इंडिया का। कौन से रीजन में उगाया जाता है? तो देखिए, नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है वहां पर नॉर्दर्न प्लेन्स, उसी के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोस्टल एरियाज में, डेल्टाइक रीजन में। तो ये 4 रीजन हैं जहां पे चावल की खेती बहुत जोर शोर से बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। ओ हो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया गया है डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में या डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, खारिफ सीजन, राबी सीजन, जैद सीजन। आपको याद रखना है कि कौन सा सीजन कब से कब तक होता है। सबसे पहले तो खारिफ सीजन में क्रॉप्स को बोया जाता है जून में, जून जुलाई के आसपास। ठीक है, और हार्वेस्ट कब होता है? ये सितंबर अक्टूबर के टाइम पर। तो सोइंग ऑफ सीड्स जून जुलाई जब मॉनसून आता है उस टाइम पर, और हार्वेस्ट पीरियड आता है सितंबर अक्टूबर। उसके बाद ही अब अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर में चालू हो गया राबी। ठीक है, विंटर आते ही अक्टूबर नवंबर के टाइम पे राबी क्रॉप्स को सो करा जाता है, और समर जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तब इनकी जो है हार्वेस्ट इनको करा जाता है, फसल पक जाती है। ठीक है, उस टाइम तक फिर जैद सीजन चालू होता है मार्च अप्रैल से लेके मई जून तक, फिर जून के बाद फिर से वही खारिफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टाइमलाइन याद रखनी है। उसके बाद आपको पता ये होना चाहिए कि खारिफ सीजन में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, 3, 4 या 5 तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो पैडी सबसे पहले तो हम सभी को पता है, खारिफ के अंदर पैडी मेज एवरीवन नोज, है ना, चावल जो है, भुट्टा जो है, ज्वार बाजरा, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, 3 तो दालें ही हैं। फिर जो है जूट, ग्राउंडनट, आपका मूंगफली जो होती है, कॉटन जो होता है, जूट जो होता है, सोयाबीन, तो ये सारे खारिफ क्रॉप्स है। वहीं पर राबी क्रॉप की बात करें तो गेहूं है हमारा, वीट है, बार्ली है, पीस है, ग्राम है, मस्टर्ड है, छोले जो है, मस्टर्ड, सरसों जो है, ये सब राबी क्रॉप है। फिर बच्चों आता है जैद। जैद सीजन के अंदर अब वो समर टाइम, समर की छुट्टियों के टाइम पे आता है ना, तो फिर वही मस्ती वाले क्रॉप्स है यहाँ पे, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, चारा चरवाने के लिए जो काम आते हैं, शुगर केन। तो ये सारी चीजें आपके जैद सीजन का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना है कि कोई भी सीजन कब से चालू हो रहा है, कब को जाके खत्म हो रहा है। उसके साथ ये याद रखना है कि उस सीजन के अंदर कौन से क्रॉप की खेती की जाती है, कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है। फिर ये याद रखना है कि उन क्रॉप्स को इरिगेशन कहाँ से मिलती है, पानी कहाँ से मिल रहा है क्रॉप्स को। तो खारिफ सीजन क्योंकि मानसून के आने से ही चालू होता है, तो इरिगेशन का सोर्स है रेनफॉल। राबी सीजन में अब ठंड है, तो यहाँ पर जो है बच्चों ठंड के टाइम पर बारिश कौन लेकर आता है? हमारे वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स एंड कैनाल्स। तो ये जो है हमारे राबी सीजन का है इरिगेशन सोर्स। फिर आता है जैद सीजन। जैद सीजन में आप प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन को यूज करते हो। प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन का मतलब है कि आप खुद से जो है सोर्स ऑफ इरिगेशन लगवा रहे हो, जैसे ट्यूबवेल है, लेक्स है, वेल्स है, तो वहां से आप जो है पानी अपने क्रॉप्स तक पहुंचा पा रहे हो। तो ये है जैद सीजन। आई होप ये तीनों सीजन हमको बिल्कुल क्लियर है, क्रॉपिंग सीजन है, क्रॉपिंग पैटर्न्स है, इनको हमें एक्सप्लेन करना है। आई होप बात क्लियर हो गई है। अभी हम चलेंगे अपने 24th क्वेश्चन पर और देखते हैं 24th क्वेश्चन क्या है। देखो, ओके, name one type of agriculture that falls in the category of plantation agriculture and write the main characteristics of this type of agriculture। बच्चों देखो, कोई भी एग्रीकल्चर जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का टाइप है, बेसिकली हमें प्लांटेशंस की बात ही कर देनी है। यहाँ पर हम सभी को पता है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एक सिंगल टाइप का क्रॉप जब उगाया जाता है लार्ज एरिया में, ठीक है, एक्चुअली वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ही हमें यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर था कि नेम वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में लिखना है। लेकिन तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन फार्मिंग की बात करें तो एक सिंगल क्रॉप को जब एक लार्ज एरिया में उगाया जाता है तो दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग को लार्ज स्टेट्स में करा जाता है, बहुत बड़े बड़े फील्ड्स पे करा जाता है, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स होते हैं, मतलब बहुत पैसा भी लगाया जाता है।
बहुत सारी माइग्रेंट लेबर को भी लेकर आया जाता है, दूर दराज से जो है लेबर को लेकर आया जाता है इस फार्मिंग को करने के लिए। बच्चों हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक इंटरफेस है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोडक्शन होती है उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करा जाता है इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आपने जो भी प्रोडक्शन करी उसके साथ ही में पास ही में इंडस्ट्री खोली जाती है, वहीं पे उसको प्रोसेस भी कर दिया जाता है। प्रोडक्शन मेनली मार्केट के लिए होती है, कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। एक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जो कि प्लांटेशन एरियाज को कनेक्ट करे, इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करे और मार्केट्स को कनेक्ट करे। ठीक है, तो इससे जो है डेवलपमेंट होती है हमारे प्लांटेशन फार्मिंग की। तो तीनों को जोड़ने के लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का, जिससे कि आपके प्लांटेशन एरियाज, इंडस्ट्रीज और मार्केट तीनों चीजें जुड़ी हैं। फटाफट से प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन को चले गए इंडस्ट्री में प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद उसको पैकेज करा के मार्केट में भेज दिया और बेच दिया। ठीक है, तो उसके लिए पूरा नेटवर्क होता है। नाउ नेक्स्ट इज द 25th क्वेश्चन व्हिच इज आई थिंक अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कमर्शियल फार्मिंग की क्या है? तो देखिए यहाँ लिखा है क्या है। The main characteristic of commercial farming is the use of higher doses of modern inputs. Examples are the high yielding variety seeds, HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides to increase productivity. The degree of commercialization varies from one region to another. अच्छा बच्चों देखिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कमर्शियल फार्मिंग की, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग हमेशा मार्केट के लिए की जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप लोग मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हो, इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का यूज करते हो, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीजों का यूज करते हो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकाल सको, वही आपका पूरा मोटिव रहता है। तभी आप केमिकल्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इन सब चीजों का, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात यहाँ पे ये कर दी है कि डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो डिग्री है कमर्शियलाइजेशन की वो वेरी करती है। इसका ये मतलब है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर चावल जो है सब्सिस्टेंस पर्पस के लिए उगाया जाता है और कमर्शियल पर्पस के लिए पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। तो तभी जो है लिखा जाता है कि डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कहीं पर कोई क्रॉप कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जा रहा है, कहीं पर कोई क्रॉप जो है सब्सिस्टेंस पर्पस के लिए उगाया जा रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। ओ हो, यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोनों के अंदर ही सब्सिस्टेंस वर्ड है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। या सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज आप जीवन यापन के लिए कर रहे हो, आप अपने गुजारे के लिए कर रहे हो, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट कमाना आपका पर्पस नहीं है। ठीक है, बेसिकली बात ये है। अब प्रिमिटिव और इंटेंसिव में फर्क क्या है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग छोटे लैंड एरिया में करी जाती है, पुराने टूल्स इक्विपमेंट्स का यूज करके करी जाती है, जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक। उसी के साथ साथ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपकी फैमिली लेबर की मदद ली जाती है। नेचुरल जो क्लाइमेट होता है, जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है, रेनफॉल है, उन सब चीजों पर डिपेंडेंट रह के की जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम आती है। बट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उन एरियाज में प्रैक्टिस करी जाती है जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर है। अब यहाँ पर ना आपको बहुत सारे लोगों का पेट भरना है, इस वजह से आप लोग बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज करते हो, इरिगेशन का यूज करते हो, ताकि हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सको। लेबर इंटेंसिव होती है ये फार्मिंग, बहुत सारी लेबर का भी इस्तेमाल करा जाता है, बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का भी इस्तेमाल करा जाता है, ताकि जो ज्यादा जनसंख्या है उसका पेट भरा जा सके। लेकिन वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे सादा सिंपल हिसाब है अपना। ठीक है, चलिए ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओहो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ क्या लिखा है, इन विच सीजन आर द राबी क्रॉप्स सोन इन इंडिया।
कौन से सीजन में राबी क्रॉप्स को सो करा जाता है, बोया जाता है? अब आप सभी को पता है कि राबी सीजन चालू ही होता है जब ठंड आने वाली होती है। ठंड कब आती है? अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो दैट इज द सोइंग पीरियड। राबी सीजन जो है, राबी क्रॉप्स तभी सो करे जाते हैं जब विंटर आती है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। बेसिकली अक्टूबर नवंबर इज द टाइम। अक्टूबर टू दिसंबर लिखा है यहाँ उसके बीच में, बट अक्टूबर नवंबर इज द टाइम व्हेन दीस क्रॉप्स आर सोन, हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। ठीक है, चलो 28th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ओहो हो बच्चों, यहाँ पर वही सारी बात फिर से करी जा रही है। बेसिकली अब इसको 5 पॉइंटर्स में लिख दिया गया है सेम ही चीज को। तो यहाँ वही बोला जा रहा है, 5 स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद भारत के अंदर एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाए, और स्पेसिफिकली 5 पूछे। अब जिस क्वेश्चन में नंबर दे दिया जाए कि 5, तो 5 पॉइंट्स में ही आंसर देना है। ठीक है, 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंटर, कलेक्टिविज्म, कंसोलिडेशन, कोऑपरेशन, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, प्रायोरिटी दी गई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ये कुछ। तो आप सभी को पता है कि कलेक्टिविज्म, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के अंदर क्या करा जाता है कि जैसे बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं, तो हर छोटी जमीन पे थोड़ी ही खेती हो पाती है, बट फिर उन जमीनों को जोड़ दिया जाता है और फार्मर्स को बोला जाता है कि इस कलेक्टिव होल्डिंग पर आप खेती कीजिए। तो कलेक्टिविज्म, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग वही है जब आप खेतों को जोड़ देते हैं और वहां पर फार्मर्स को खेती करने के लिए बोल रहे हैं। तो उससे लोग कमाएंगे, मतलब प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्टिविटी के बाद पैसा जो आएगा उसको अपने लेबर एफर्ट के हिसाब से बांट लिया जाएगा। साथ ही में अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जो जमींदारी सिस्टम था उसको भी हटा दिया गया। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए। फिर बच्चों सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स मेन फोकस थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का, जहां पर जो है जमींदारी को हटाना, लैंड सीलिंग इंपोज करना कि किसी इंसान के पास सिर्फ इतनी ही जमीन रह सकती है, इतनी जमीन आप ओन कर सकते हो। ठीक है, तो लैंड सीलिंग वगैरह इंपोज हो गई। उसी के साथ हम लोग देखते हैं थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया जाता है, पैकेज टेक्नोलॉजी के यूज पे बेस्ड था। व्हाइट रेवोल्यूशन को लाया जाता है, ऑपरेशन फ्लड, कुछ स्ट्रैटेजीज इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। फोर्थ चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रॉप इंश्योरेंस, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स, सस्ते दाम पे एग्रीकल्चरल इनपुट्स को देना, पावर, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी, ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, कुछ रिफॉर्म्स है जो कि लाए गए गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को भी स्टैब्लिश किया गया, तो ये 5th पॉइंट में दे रखा है। तो ये और भी पॉइंटर्स आपको बता दिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को खोलना, वेटरनरी सर्विसेज को खोलना, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को खोलना, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, वेदर फोरकास्ट, इन सबको भी खोला जाता है, इन यूनिवर्सिटीज को, इन रिसर्च सेंटर्स को, एनिमल्स के लिए वेटरनरी सर्विसेज और साथ ही में ब्रीडिंग सेंटर्स। ठीक है बच्चों, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स की खेती और कैसे बेहतर कर सकते हो, वेदर बुलेटिन। तो ये सारी चीजें क्यों करी गई, ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करा जा सके। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो एक्स्ट्रा आपको बता दिए गए हैं कि ये सारे स्टेप्स जो हैं सरकार द्वारा लिए गए हैं ताकि हमारे भारत की एग्रीकल्चरल स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा है मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन अलोंग विद एनी 4 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब बच्चों यहाँ पे कॉटन क्रॉप के बारे में स्पेसिफिकली पूछ लिया गया है। तो कॉटन क्या है, कॉटन एक खारिफ क्रॉप है, सबसे पहले तो ये याद रखिए। उसके बाद बोला गया है कि इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, बट व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमको चाहिए होती है कॉटन के प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो कॉटन एक खारिफ क्रॉप है। कॉटन जो है ड्रायर पार्ट्स में उगता है, जो सूखे हिस्से हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के डेक्कन प्लेट्यू में, वहां पर कॉटन की खेती करी जाती है। साथ ही में कॉटन को चाहिए ज्यादा तापमान, हाई टेम्परेचर, कम बरसात, लाइट रेनफॉल, along with 210 frost free days and a bright sunshine। तो थोड़ा सा डिमांडिंग है, ज्यादा तापमान, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, थोड़ी सी कम सी बरसात, ब्राइट सनशाइन, और साथ ही में 6 से 8 महीने इसको पूरे तरीके से ग्रो करने में, मैच्योर होने में लगते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे, वही डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी बता दिया कि कॉटन क्रॉप एक खारिफ क्रॉप है। कॉटन क्रॉप जो है कौन से सॉइल पे उगता है, कौन से एरिया में उगता है, साथ ही में कॉटन क्रॉप को क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। सो एवरीथिंग वी हैव मेंशन। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको। यहाँ लिखा है डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड नेम 2 मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया।
बच्चों हम सभी को पता है कि चाय जो है, जो टी क्रॉप है, वो ज्यादातर आसाम वगैरह वाले रीजन में उगता है ना। तो आसाम, वेस्ट बंगाल मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ये याद रखिएगा। साथ ही में जो चाय है वो एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, पीने के काम आती है ना, खाते थोड़ी है चाय को, तो पीने के काम आती है। कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए उसकी कल्टीवेशन के लिए, लेट्स लुक एट दैट। So the tea plant grows in the tropical and the subtropical regions which have deep, fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. तो जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, जैसे ये वाला हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, उसके ऊपर ही सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो इस पूरे रीजन के अंदर चाय की खेती हो सकती है। लेकिन उसी के साथ हमें चाहिए डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, काफी फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। टी बुशेस को उगने के लिए वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए थ्रू आउट द ईयर। साथ ही में फ्रीक्वेंट शावर्स थ्रू आउट द ईयर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शावर होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, थोड़ी थोड़ी बरसात पूरे साल होती रहे। कंटिन्यूस ग्रोथ, इससे जो है हमारी टेंडर लीव्स, जैसे मुलायम सी लीव्स होती हैं वो उगती हैं। अबंडेंट चीप और स्किल्ड लेबर भी आपको चाहिए होती है, तो बहुत सारी लेबर चाहिए, सस्ते में चाहिए, और अबंडेंट चीप स्किल्ड भी चाहिए, जिसको ढंग से पता हो काम करना क्या है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं टी कल्टीवेशन के लिए जो हमको रिक्वायर्ड है। आई होप ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई है, और इसी के साथ हमारे 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं बच्चों कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अब आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है। तो बच्चों ये जो सेशन है आज इसी के साथ कंप्लीट होता है। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सेशन के बीच में पूछे थे, एक तो उनके आंसर्स मेरे को कमेंट्स में चाहिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। साथ ही में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप इस सेशन को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, कोई पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी जो क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, आप लोग किसी भी क्लास को मिस ना करो, क्योंकि एवरी क्लास दैट आवर टीम इज टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी काफी एसेंशियल होने वाली है वो सारी की सारी क्लासेस। So I will see you all in the next class. Thank you so much guys. Take care. Take good care of yourself and धन्यवाद बच्चों. Bye bye. Have a nice day. See you.